नमस्कार छात्रों। आज हम अ, कक्षा 9वीं 10वीं का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो विषय है अपठित अवबोधन अपठित गद्यांश जो आता है ना छात्रों, उसको हम एक बार आज पढ़ेंगे। तो 9वीं 10वीं क्या, ये तो आपका सप्तमी लगभग 6 क्लास से ही शुरू हो जाता है, छोटे छोटे पोर्शंस। तो सब और 11वीं 12वीं में भी ये आपके सिलेबस में होता है। तो जो आपका अभी कक्षा 9th और 10th का जो करिकुलम है, जो रिवाइज हुआ है सिलेबस, उसके हिसाब से ये आपका पहला प्रश्न होगा एग्जाम में। ठीक है। तो ये जो है ना, ये वैसे अभी तक का जो आया है हमें करिकुलम के अकॉर्डिंग, ये आपका 10 अंक का प्रश्न आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये समझाऊंगी। देखिए, बाद में थोड़ा अगर सैंपल पेपर में कुछ परिवर्तन आता भी है मार्क्स का, तो भी इसको जो सॉल्व करने की ट्रिक्स है वो तो सेम ही रहेंगी ना। तो उसको हम बेसिकली समझेंगे। तो अपठित अवबोधनम का अर्थ है अपठित गद्यांश, जिसको आप इंग्लिश में अनसीन पैसेज भी कहते हैं। तो आप ये याद रखिए, इसका नाम सुनते ही कई बच्चे डर जाते हैं, अनसीन पैसेज संस्कृत में समझ कैसे आएगा। देखिए, बिल्कुल चिंता ना करें, आप ये ध्यान रखिए, अपठित गद्यांश में कुछ ऐसे विषय लिए जा सकते हैं, जैसे कोई आपने बचपन में स्टोरी पढ़ी हो, छोटी क्लासेस से ही, हिंदी में, इंग्लिश में, पंचतंत्र में, स्टोरी बुक्स के अंदर से प्यासा कौआ, या ऐसे बहुत सारी पंचतंत्र की कहानियां हैं, वो हो सकती है। या आपके आसपास के वातावरण में से, जैसे कोई सूर्यास्त, सूर्योदय, प्रभात काल, उद्यान, कोई या किसी विद्यालय का दृश्य, कक्षा का दृश्य, ये हो सकता है। या जैसे किसी महान व्यक्ति के विषय में हो सकता है, जैसे महात्मा गांधी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, शिवाजी, मतलब इस तरह से किसी भी महान व्यक्ति के विषय में हो सकता है। या आपके उस तरह के टॉपिक्स हो, जैसे आपने श्लोक वगैरह में पढ़े होते हैं, परोपकार, सत्य बोलना, अच्छी वाणी, विद्या का महत्व, कर्म का महत्व, इस तरह के टॉपिक्स जनरली इसके अंदर आते हैं। ठीक है। और ये जो आपका आज मैं गद्यांश ले रही हूँ इस वीडियो में, ये कक्षा 9वीं की पुस्तक अभ्यासवान भव, जो ग्रामर की पुस्तक है, उसमें से करवाया जा रहा है। देखिए बच्चों, हमेशा एनसीईआरटी और सीबीएसई की जो बुक्स होती है ना, उनका जो मटेरियल होता है बहुत अच्छा होता है, उसको अवश्य आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स उन्हीं में से ज्यादातर बनते हैं। हो सकता है कक्षा 9वीं का ही कोई मटेरियल 10वीं में प्रयोग में आए, और कक्षा 10वीं का तो खैर लेवल ही थोड़ा सा अलग होता है, 9वीं का फिर भी 10वीं में आ सकता है। तो इनकी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो हम इसीलिए इसमें से प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं ये पहला गद्यांश। सबसे पहली चीज है बच्चों, आप लोगों को ना गद्यांश जब दिया जाता है तो आप उसको पहले अच्छी तरह से पढ़ लें। कई छात्रों की आदत होती है कि वो क्या करते हैं, गद्यांश को तो ऐसे देखकर सबसे पहले प्रश्नों में चले जाते हैं और प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, इससे गलतियां हो सकती हैं। आप इसको पढ़कर देखिए, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पढ़िए अगर समझ नहीं आ रहा है। और मैं आपको ये तो आश्वस्त करूं कि आप 1-2 बार पढ़ेंगे, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आप अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये ऐसा क्वेश्चन है, बहुत स्कोरिंग है। तो कोई बच्चे ऐसे जो सोचते हैं ना, भाई हमें तो बिल्कुल नहीं समझ आता, बच्चे जो है ना इसमें पूरे के पूरे 10 अंक ले पाते हैं। अगर आपका 40 नंबर का पेपर है, तो आप समझिए, आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे ना और सॉल्व करेंगे तो 10 अंक आपके पक्के हैं। उन छात्रों के लिए भी जो सोचते भी कैसे नंबर बटोरे जाएं, मुश्किल होता है जिनको, तो उनके लिए भी मैं बता रही हूँ। अब देखिए, पहला वाला पढ़ते हैं हम। गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरुः आसीत्। गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत बड़ा शाल्मली का वृक्ष था। शाल्मली यानी वो बरगद का पेड़ होता है ना, बड़ा सा, जिसकी मोटे तने होते हैं, बड़े, उसमें मोटी मोटी लताएं होती हैं, ऐसा वृक्ष था गोदावरी नदी के तट पर। तत्र पक्षिणः निवसन्ति स्म। वहां पर पक्षी निवास करते थे। अथ कदाचित, तब एक बार कभी,
रात्रौ कश्चित व्याधः, रात के समय कोई शिकारी, व्याध यानी कि शिकारी, तत्र तंडुलान विकीर्य, वहां पर चावलों को फैलाकर, तंडुल का अर्थ होता है चावल, चावलों को बिखेर कर, जालम च विस्तीर्य, और जाल फैलाकर, क्या किया उसने, प्रछन्नो भूत्वा स्थितश्च, छिपकर वहां पर बैठ गया। अब देखिए ये सब कुछ शब्द हैं जो पहले भी कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में आपने पढ़े हैं। तंडुलान, तंडुल का अर्थ होता है चावल, ठीक है, इसका आप ध्यान रखिए। तो ये देखिए तंडुल, यहाँ पे आपको बता रही हूं मैं, इसका अर्थ आप ऐसे लिख सकते हैं, चावल, ठीक है। और फिर ये हो गया आपका, ये चावल लिखा ना, और ये आ गया विकीर्य विस्तीर्य, बिछाकर, और प्रच्छन्न, प्रच्छन्न जो शब्द है उसका अर्थ है छिपा हुआ। कहीं ना कहीं आप लोगों ने छात्र ये एक ना आपका संस्कृत का श्लोक है, विद्या नाम नरस्य प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो प्रच्छन्न का अर्थ हो गया छिपा हुआ, ठीक है। तो और विस्तीर्य, विस्तीर्य फैलाकर, प्रच्छन्न छिपा हुआ, तो इसका अर्थ हो गया छिपा हुआ, ठीक है ना, ये हो गया छिपा हुआ। तो छिपकर बैठ गया, भूतवा होकर, छिपकर। तो वो जो शिकारी था उसने क्या किया, एक जाल बिछाया और वहां पर चावल बिखेर दिए और छिपकर बैठ गया। और क्या हुआ, प्रातः काले चित्रग्रीव नामा, सुबह के समय चित्रग्रीव नाम का कपोत राजा, कबूतरों का राजा, सपरिवार, अपने परिवार के साथ, यानी एक कबूतरों का परिवार था, उसका जो मेन राजा था वो था चित्रग्रीव। ये लोग ना उड़कर, आकाशात एव तान तंडुल कनान, उन्होंने आकाश से ही उन चावलों के कणों को, चावल के टुकड़ों को देखा, ऊपर उड़ रहे थे, उन्होंने देखा भाई ये क्या चावल पड़े हैं बहुत सारे। ततः कपोत राजा तंडुल लुब्धान कपोतान प्रति आह, तो उस कबूतरों के राजा ने तंडुल लुब्धान, ये चावलों के प्रति लालची, ऊपर उड़ रहे थे ना, तो उन कबूतरों ने देखा अरे चावल पड़े हैं, तो उनको लालच आ गया। तो उनके राजा ने उनको कहा, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कनान संभव, अरे भाई कहाँ इस निर्जन जंगल में, यहाँ तो कोई व्यक्ति दिख ही नहीं रहा, ऐसे जंगल में चावल के जो है टुकड़े, इनका आना कैसे संभव है। भद्रमिदम ना पश्यामि, ये मैं कल्याण नहीं देखता, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। भद्रम का अर्थ होता है कल्याण। संभवतः को अपनी व्याधः अत्र भवे, निश्चित रूप से संभावना है कि यहाँ कोई शिकारी हो सकता है कोई शिकारी ने ये फैलाया हो, नहीं तो तुम सोचो इतने घने जंगल में कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा, यहाँ कहाँ से आ गए चावल के टुकड़े, कुछ गड़बड़ है, कोई शिकारी होगा जिसने फैलाया होगा ऐसा। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्य, कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए तुम लोग एकदम उसमें मत आओ जल्दबाजी में कि हाँ चलो यहाँ पे चावल के टुकड़े हैं, चलो हम लोग इनको इकट्ठा करने के लिए चलते नीचे और खा लेंगे इनको, ऐसा तुम मत सोचो, ये कुछ गड़बड़ है। परम तस्य वचनम तिरस्कृत्य, लेकिन उसके वचनों का तिरस्कार करके, इग्नोर करके, उसके बातों को कुछ ध्यान नहीं दिया। कश्चित तरुणः कपोतः सदर्पम आह, कोई तरुणः कपोतः, यंग, तरुण यानी कि यंग एज वाला, जो आप लोगों की एज के होते हैं ना, उसने सदर्पम, बड़े घमंड के साथ कहा, आह किमेव मुच्यते, अरे ये क्या कह रहे हैं, वृद्धानां वचनम ग्राह्यम आपत्काले ही उपस्थिते, सर्वत्र एवं विचारेण भोजने अपि अप्रवर्तनम। अच्छा, तो ये जो कहा जाता है वृद्धों के वचनों को मुसीबत के समय आने पर ही ग्रहण करना चाहिए, इस तरह का विचार हम अगर हर जगह प्रयोग करें तो भाई भोजन तो मिलेगा ही नहीं हमें,
ये अभी हमें जो कह रहे हैं भाई मत रुको, नीचे मत जाओ, चावल मत खाओ, अब हमारा भोजन ये रोक देंगे। ठीक है, कहते हैं कि वृद्धों की बातों को मुसीबत के समय सुनना चाहिए। अब इसमें क्या मुसीबत है, ये तो भोजन है यहाँ पर, ये हमें भोजन खाने से रोक रहे हैं, छोड़ो मत सुनो इनकी बात। ऐसा सुनकर एतदाकर्ण्य सर्वे कपोतः, यह सुनकर सभी कबूतर तत्र उपविष्टा, वहां बैठ गए, जाले च निबद्धः अभवन्, और जाल में फंस गए। बात मानी नहीं इन्होंने बूढ़े कबूतर की, वो छोटे वाले कबूतर की बात सुनी, कहा भैया ठीक है, जब बैठ गए और खाने लगे चावल, और क्या हुआ नतीजा, वो जाल में फंस गए। यतो ही बहुश्रुता अपि लोभ मोहिता क्लिश्यन्ते, कहते हैं भाई बहुत सुनने वाले भी, मतलब कितना भी समझा लो, बहुत सुनाया जाए, जिनको समझाया जाए, लेकिन लोभ मोहिता, अगर कोई व्यक्ति लोभ में पड़ा हो तो वो कष्ट ही उठाता है। देखा होगा अपनी लाइफ में भी, कई लोगों को कितना भी समझा ले हम, लेकिन अगर उनके मन में लालच है तो वो उस कार्य को करते हैं जिसके लिए आप रोकते हैं उन्हें, फिर वो कष्ट उठाते हैं। तो उनको कष्ट उठाने का है तो उठाएंगे, समझते नहीं है वो बात को। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा हो गया। तो जैसे कुछ शब्द तो आप लोग समझ ही सकते हो, तरु यानी कि पेड़, रात का समय, शिकारी, प्रातः काल, कपोत राजा, परिवार, आकाश, देखिए ये सारे छोटे छोटे शब्द हैं जो कोई भी आसानी से समझ सकता है बच्चा, है ना। आप तो इसकी टेंशन ना लो, आप कपोत आपको पता है, और देखिए अभी कितने आसानी से हो जाएगा ये। अब आता है आपका एक पदेन उत्तरत, यानी आपको एक ही शब्द में उत्तर देना है। अब यहाँ पर अभी तक का जो पैटर्न है, देखिए अभी तक जो करिकुलम में बताया गया है ना, उसमें आपको ये वाला जो प्रश्न है ये 2 अंक का आएगा, ठीक है, 2 अंक का होगा। अब ये हो सकता है 2 प्रश्न हो 1-1 मार्क के, या 4 प्रश्न आधे आधे नंबर के भी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं हम क्या, देखिए अगर 2 प्रश्न करने होंगे तो 3 में से 2 करने होंगे, अभी तक का जो पैटर्न है। और अगर ये 4 दे रखे हैं तो 5 में से 4 करने होंगे। तो देखते हैं, ये लगभग वैसा ही है पैटर्न, हम देखते हैं। एक पदेन यानी एक ही शब्द में उत्तर देना, इसमें पूरा वाक्य में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपत्काले केशाम वचनम ग्राह्यम, देखिए आपको मैं एक और ट्रिक बताती हूँ। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए ना, तो उसके ये शब्दों को देख लो, यहीं से तो है प्रश्न। आप ये शब्द देखो, आपत्काले और आप ग्राह्यम, ये 2 शब्द देख लो, कहाँ पर दे रखे हैं ये 2 शब्द, उनको आप ध्यान से देखो। आपत्काले, ये रहा आपत्काले, ये रहा ना शब्द, और ग्राह्यम केशाम, तो ये तो यहाँ दे रखा है ना, ये 3 तो यहाँ दे रखे हैं। ये आपको मैं एक तरीका बताती हूँ, आप एक गेम खेलते थे ना हॉलीवुड बॉलीवुड बचपन में, उस तरह से। तो जो शब्द दिए उसको तो काट दो क्वेश्चन में, अब बच गया केशाम। केशाम यानी षष्ठी भक्ति। अब देखो यहाँ कौन सा शब्द है, ये रहा वृद्धा नाम, तो ये हो गया इसका उत्तर, वृद्धा नाम। आपत्काले वृद्धा नाम वचनम ग्राह्यम, ये इसका हो गया उत्तर, एक पदेन उत्तर, ठीक है, एक ही शब्द में देना वृद्धा नाम। और इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न, ये आपकी सुविधा के लिए मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ आपको, ताकि ध्यान रहे, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, विशालः शाल्मली तरुः कुत्र आसीत्, विशाल जो बरगद का पेड़ था वो कहाँ था। तो अभी देखिए ध्यान से, विशालः शाल्मली तरु, ये रहा ना, आसीत भी दे रखा। अब कुत्र यानी कहाँ, कहाँ था, ये रहा गोदावरी तीरे। ये हो गया आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं हम। व्याधः कान विकीर्य प्रचन्न भूत्वा स्थितः, ध्यान से देखिए, आपको 2 शब्द यहाँ पे ध्यान देने हैं, विकीर्य और विस्तीर्य, ठीक है। अब विकीर्य, जहां देखा आपने विकीर्य, ये रहा, पूछ रहे हैं व्याधः कान विकीर्य प्रचन्नो भूत्वा स्थितः, व्याध किन चीजों को बिखेर कर, किसको बिखेरा। तो आप सोच सकते हैं भाई उसने जाल और चावल 2 चीजें उसने की,
जाल बिछाया और चावल के टुकड़ों को फेंका, ऐसे बिखेर दिया। तो बिखेरना, किसको बिखेरा? चावलों को। तो ये रहा उत्तर। ठीक है, तो तंडुलान ये हो गया उत्तर। तंडुलान विकीर्य, जिसमें से सिर्फ आपको तंडुल शब्द ही लेना है, क्योंकि एक पदेन उत्तरत, बाकी चीजें यहाँ दे रखी हैं। अच्छा, चौथा प्रश्न है, सर्वथा कीदृशम कर्म न कर्तव्यम, हमेशा कैसा काम नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है ना, तो कर्तव्यम, ये रहा कर्तव्यम, ध्यान से देख लेना, यही होते हैं सारे उत्तर। फिर कर्म भी दे रखा है और न भी दे रखा है, सर्वथा भी दे रखा है, क्या बच गया? अविचारिता। बस ये हो गया उत्तर, यही है इसका उत्तर। कैसा काम नहीं करना चाहिए? बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया इसका उत्तर। ये हो गए ना, 4 प्रश्न हो गए। देखो कितनी आसानी से हो गए, सिर्फ ऐसे ये ट्रिक आप फॉलो करो तो आपके 2 मार्क हो गए ये। अब चलो अगले प्रश्न पे, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। पूरे वाक्य में जो देते हैं ना उत्तर, ये आपका जो प्रश्न है ये अधिकतर इस तरह से आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं जो 2 मार्क के ही होते हैं और 4 का होता है ये टोटल। ठीक है, ऐसे होता है, ये 4 नंबर होते हैं इसके टोटल। तो पूरे मतलब इसमें ना आपकी ये ट्रिक है कि जो चीज पूछी जाए तो उसको पूरा लिखना है आपने, आधा लिखेंगे तो उसके हिसाब से ही नंबर मिलेंगे आपको। अब देखिए, कपोत राजः कान प्रत्याह, कपोत राज ने किन की ओर इशारा करके कहा, किनको बताया, उन्होंने कुछ कहा। तो देखिए कपोत राजः ये शब्द हो गया ना। अब ये देखिए, ये देखिए कहा, किसको कहा उसने? कपोत राजः दे रखा है और प्रत्याह, तो यानी इसी लाइन में आंसर ये रहा, तंडुल लुब्धान कपोतान प्रति आह। ये नहीं गलती से कर देना कि आप ये लिख दो, ज्यादातर ना इन्वर्टेड कॉमास वाला जो होता है ना वो आता है उत्तर में, वो नहीं पूछ रहे। किन की और कहा? जो चावलों के लालची थे। तो ये हो गया इसका उत्तर। ये ब्लू कलर में जो मार्क किया ना, ये हो गया आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरत। ठीक है, कौन सा? पूर्ण वाक्यन का ये हो गया पहला वाला उत्तर। ठीक है, ये हो गया। अब के कदा क्लिश्यन्ते, कौन लोग हमेशा परेशान होते हैं, कष्ट उठाते हैं, ये बोल रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कौन कष्ट उठाते हैं। तो आपको देखना है क्लिश्यन्ते, ये रहा क्लिश्यन्ते दे रखा है ना, तो बस यही है उत्तर इसका। बहुश्रुता अपि लोभ मोहिता क्लिश्यन्ते, यही है इसका उत्तर। तो ये हो गया आपका सेकंड, पूर्ण वाक्य का सेकंड हो गया। तो इस तरह से ये पूरी लाइन आपने लिख दी ना, तो 4 नंबर हो गए। अब अगला देखते हैं, भाषिक कार्य। देखिए आपका जो क्लास 10th का ना पेपर हुआ था अभी फर्स्ट टर्म, उसमें भाषिक कार्य, इवन 9th क्लास का भी, ये फर्स्ट टर्म में अलग से क्वेश्चन था ग्रामर सेक्शन में। ठीक है, अब ये सेकेंड टर्म में पाठ के अंदर से कुछ नहीं आएगा, उसमें सारा पाठ में से था, यहाँ सिर्फ ये अपठित गद्यांश पर आधारित ही पूछा जाएगा। इसके अंदर ज्यादातर क्या आता है, जैसे इसी पैराग्राफ में से जैसे है ना, विशेषण विशेषण विशेष्य हो गया, या सर्वनाम शब्द, या किसी चीज का पर्यायवाची या विलोम शब्द, ये कर्ता कौन है, क्रिया कौन सी प्रयोग हो रही है, इस तरह के प्रश्न होते हैं। पर कोई एमसीक्यू नहीं होगा। फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू था, यहाँ पे कोई एमसीक्यू नहीं है। जैसे अपने आप में देखिए, इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, एमसीक्यू का भी आपने एक्सपीरियंस ले लिया है। तो अब उसके बिना भी देखो, ये भी स्कोरिंग ही होता है वैसे, संस्कृत में तो खासकर कोई ऐसी टेंशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा, अब जैसे ये है आपका, और ज्यादातर यहाँ पे जो वाक्य दिया होता है ना, इसी में एमसीक्यू ही समझो इसको। अब देखिए यहाँ पर विशालः शाल्मली तरुः आसीत्, अत्र विशेषण पदम किम। देखिए बच्चों, मैं फिर से बता रही हूँ, विशेषण विशेष्य, इसमें भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या होता है।
विशेषण होता है इंग्लिश में जिसको आप एडजेक्टिव कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु यानी संज्ञा की जो विशेषता बताता है। जैसे अगर आप बिल्कुल सरल उसमें समझें बात को, कि जैसे हम कहते हैं हरा पेड़, ठीक है, नीला आकाश और सुंदर पुष्प, तो इसमें सुंदर पुष्प में सुंदर हो गया विशेषण, हरा पेड़ में हरा हो गया विशेषण, नीला आकाश में नीला हो गया विशेषण। तो ये बता रहे विशेषता किसी किसी शब्द की, और जिस शब्द के बारे में बात हो उसको बोलते हैं विशेष्य। तो यहाँ पे आप देखिए, विशाल शाल्मली वृक्ष था, ये हो गए ना। अब 3 शब्द दे रखे हैं, अब इन तीनों में से आपको एक शब्द निकालना है जो कि हो जाता है विशेषण। अब देखो आप क्या होगा, मैं और इजी एक ट्रिक बताती हूँ। विशाल पेड़ था, कैसा पेड़ था, विशाल। आप ये प्रश्न करेंगे ना कैसा, तो वो उत्तर आपको मिल जाएगा। तो कैसा था पेड़, विशाल, तो ये हो गया यहाँ पर विशेषण, ठीक है, ये है विशेषण। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, शाल्मली का वृक्ष, आसीत तो क्रिया शब्द है, तो ये दोनों नहीं है, ये है इसका उत्तर, ठीक है। ये हो गया प्रश्न। फिर देखिए यहाँ 4 दिए ना, ऐसे आपको 4 दिए होंगे, इनमें से 3 करने होंगे। तरुणः कपोतः सदर्पम आह, जो वो यंग एज का कबूतर था, वो घमंड के साथ बोला। इति वाक्य क्रियापदम चित्वा लिखत, इस पूरे वाक्य में से आपको क्रिया छांटनी है। क्रिया क्या होती है, एक्शन वर्ड, वर्ब जिसको बोलते हैं, जो कोई कार्य को दिखाती है कि क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है, ये चीज हमें बताती है। तो आप ये देखिए यहाँ पर क्रिया कौन सी होनी चाहिए, तरुणः कपोतः, यंग जो कबूतर था वो घमंड के साथ बोला, ठीक है। तो अब आप देखो कौन बोला, कबूतर बोला, तो ये तो हो नहीं सकता ना, ये तो हो गया विशेषण, ये डूअर ऑफ एक्शन है, ये करता है, तो ये नहीं है। कैसा कबूतर, जो यंग था, तो ये विशेषण है, ये भी नहीं है। और कैसे बोला, घमंड के साथ बोला, ये भी नहीं है। तो बच गया क्या, आह। कुछ भी नहीं समझ आया तो भी आप इस तरह से कर लो, आह, ये हो गई क्रिया, ठीक है, ये इसका उत्तर है, ये है क्रिया। अच्छा, अगला प्रश्न है, तत्र रात्रौ पक्षिणः निवसन्ति स्म इति वाक्य कर्तृपदम चित्वा लिखत, इस वाक्य में कर्ता को चुनकर लिखिए। कर्ता यानी कि डूअर ऑफ एक्शन, जो कार्य को कर रहा है। देखते हैं कौन कर रहा है कार्य। वहां रात में पक्षी रहते थे, कौन रहते थे, पक्षी रहते थे, सीधी सी बात है, ये है इसका उत्तर। तो कोई ऐसे वो ही नहीं है, फिर भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, ये इसका उत्तर हो गया। अब ये क्यों नहीं है, तत्र क्योंकि अव्यय शब्द है, रात्रौ क्योंकि ये एक विभक्ति लगी हुई है इसमें, सप्तमी, रात के समय पर। तो जो कर्ता होता है ना, उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति लगी होती है। ये एक और हिंट आपको मैं दे रही हूँ, ठीक है, हमेशा इसके अंदर लगेगी प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति होती है इसमें। तो ये कर्ता की ये पहचान है, ठीक है। और रात के समय ये तो सप्तमी हो गई, रहते थे ये क्रिया हो गई, तो बच गया ये है आपका उत्तर। वृद्धः इत्यस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, वृद्ध शब्द का ऑपोजिट, विलोम यानी कि ऑपोजिट क्या है, वृद्ध का ऑपोजिट क्या है, यंग, है ना। तो यंग के लिए हमने कौन सा देखा था शब्द, ये रहा, तरुणः। अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा है ना, तो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है, तरुणः हो गया। अब बस ये हो गए ना 4 प्रश्न, तो 4 में से 3 ही आपको करने हैं। तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ, सोच समझ के कीजिएगा, जो इन तीनों में से सबसे आसान आपको लग रहा है वो करो, और जो थोड़ा मुश्किल है उसको छोड़ दो। सारे के सारे मत करो, जरूरत नहीं है। जैसे अभी इस बार भी था, क्या पता कैसा पैटर्न आए चेकिंग का, तो जितना पूछा जाए उतना ही कीजिए। फिर एक ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, उपर्युक्त गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम दीयता, ठीक है। अब पहले के मतलब कुछ 2-3 साल पहले तक ना ये प्रश्न लास्ट में हुआ करता था, अब इन्होंने चेंज कर दिया है, क्यों,
अभी क्या होता है पता है, ये क्वेश्चन अब इसके पहले आता है, भाषिक कार्य के पहले, यानी ये तीसरा प्रश्न होता है और ये चौथा। मुझे लगता है इसका कारण ये है, अक्सर हमने देखा जो बच्चे ना इस क्वेश्चन को देखते ही नहीं है, लास्ट में लिखा है ना वो देखते ही नहीं है, कई बच्चे छोड़ देते थे इसको। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, 1 मार्क का होता है शीर्षक। अब आप ये सोचेंगे भाई शीर्षक कैसे दें, अब हम इतने एक्सपर्ट तो है नहीं, कुछ नहीं करना आपको, बड़ा सिंपल है, मैं ट्रिक बताती हूँ। ज्यादातर पैसेज के शुरू में या आखिर में कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस होगा, वाक्य होगा, जो आपको वो पूरे पैसेज का एक सार बता देगा। वही उसी को आप समझो कि हम शीर्षक मान सकते हैं। देखिए कैसे, अब यहाँ देखो, गोदावरी वृक्षे विशालः शाल्मली तरुः आसीत्। इतना लंबा सेंटेंस जरूरी नहीं है, लेकिन और कोई फिक्स नहीं है, शीर्षक 2-3 तरह के हो सकते हैं, कुछ अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह के देंगे। ये ठीक है, विशालः शाल्मली तरुः चल जाएगा। नहीं तो आप ये देखिए, ये भी ठीक है, बहुश्रुतापि लोभ मोहिता क्लिश्यन्ते, ये भी हो सकता है। अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, ये भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कोई ऐसे ही वर्ड उठा लेते हैं और आधा अधूरा, उसमें विभक्ति ठीक से होती नहीं है, उसको लिख देते हैं। तो इस तरह से अपूर्ण मत दीजिएगा, जैसे कोई लिख देगा ऐसे, तंडुल कनान विखीरे, ये कोई थोड़ी हुआ शीर्षक, ये गलत है। या रात्रो कश्चित व्याधा, क्या इससे कोई समझ आ रही है, रात को कोई शिकारी, ये भी इनकम्प्लीट है। फिर सर्वे कपोता, ये भी इनकम्प्लीट है, कोई बात पूरी हो ही नहीं रही है इसमें, तो ऐसे नहीं देना जिससे पूरी बात समझ आए। मैं तो कह रही हूँ इवन विशाल शालमली तरुह भी ठीक है, उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एक सूक्ति है, सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम या बहुश्रोता अपि लोभ मोहितः क्लिश्यन्ते, ये बिल्कुल परफेक्ट है टाइटल। तो इस तरह से चुनकर दीजिए, यहीं पे मिल जाएगा। आप बहुत ज्यादा अपने हिसाब से सोचेंगे भाई मैं तो खुद लिखूंगा, उसमें थोड़ी गलतियां होने के चांसेस हैं। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट तो अपनी विभक्ति के प्रयोग का तो कर सकते हैं आप, पर सही सही देना जो पूरी बात बताए। तो इस तरह से ये आपका पहला गद्यांश पूरा हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम अगर देखें, अगर हम दूसरा कोई भी ले लेते हैं, आप देखिए ये समय के ऊपर है ना। तो समय कैसे हम इसको अगर करते हैं, ये एक और हम इसमें से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब ये दूसरा अगर हम देखें, तो अब ये देखते ही पता चलता है समय यहाँ। तो इसमें क्या है, समय अन्येषां वस्तूनां अपेक्षया अधिकः महत्वपूर्णः मूल्यवान च वर्तते। समय अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान होता है। पता ही है हमको, समय कहते हैं भाई समय जैसा कुछ नहीं है, धन भी आ जाता है, सब आ जाता है, लेकिन समय बीता हुआ जो है वो कभी नहीं आ सकता। तो यह अन्य वस्तुओं की अपेक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और अन्यानि वस्तुनि विनष्टानि, दूसरी वस्तुएं तो नष्ट होने पर भी पुनरपि लब्धुम शक्यन्ते, दोबारा से प्राप्त हो सकती हैं। परम सम्यो विनष्टो न केनापि उपायेन पुनः परावर्तयितुम शक्यते, लेकिन किसी भी प्रकार से नष्ट हुआ समय दोबारा नहीं आ सकता। जनः द्विधा समयस्य दुरुपयोगम कुर्वन्ति, लोग दो तरह से समय का दुरुपयोग करते हैं। कैसे, पता ही है हमें, व्यर्थ यापनेन अकार्य करणेन च, मतलब व्यर्थ कुछ नहीं, व्यर्थ बिता देते हैं, या ऐसे लेटे रहेंगे, या ऐसे पड़े पड़े रहेंगे बिस्तर पर, या टीवी देखते रहेंगे, ये बेकार का समय बिताना। अकार्य करने न, और साथ ही होता है कोई काम ना करके, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही पड़े रहे सारा दिन, इस तरह लोग समय बिता देते हैं। अनेके जनाः कार्य संपादने समर्थाः अपि निरर्थकम समयम यापयन्ति, ये भी बहुत सही बात बता रहे हैं, कह रहे हैं अनेके जनाः, बहुत अक्सर लोग क्या करते हैं, अनेक लोग कार्य संपादने, कार्य करने में समर्थ होते हुए भी निरर्थक समय को बिता देते हैं, कुछ ना करके जस्ट अटर वेस्ट करते हैं अपना टाइम। इतस्ततः भ्रमंती, क्या क्या करते हैं, यहाँ वहां घूमते हैं,
अप्रयोजनम गृहे गृहे अटंती, बिना मतलब के घर घर घूमते हैं। आपने देखा होगा, अभी तो खैर कोविड के टाइम में इतना लोग आना जाना कम है, नहीं तो ऐसा अक्सर होता था, लोग जिनको कोई काम नहीं है दूसरों के घर जाके बैठ जाओ, गप्पे मारते रहो बिना कारण। ठीक है। ते तू न एव स्वार्थाय न च परार्थाय किंचित कार्यम कुर्वन्ति, वे तो ना अपने लिए ना दूसरों के लिए कोई कार्य करते, कुछ नहीं करते, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए। न धर्मम आचरन्ति न धनम उपार्जयन्ति, ना वो धर्म का कार्य करते हैं, धर्म मतलब अपना कर्तव्य नहीं करते, ड्यूटी, स्टूडेंट है तो पढ़ते नहीं है, ऐसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का काम छोड़ के गप्पे मार रहा है, दुकानदार अपनी दुकानदारी छोड़ के गप्पे मारने में लगा। कई बार ऐसे हमने देखा है कई लोगों को, धन भी नहीं कमाते, तेषाम जन्म निरर्थकम भवति, उनका जन्म तो निरर्थक है, किसी काम का नहीं है। भूमिरपि एतादृशानाम निष्क्रियाणाम भारम बोधुम न इच्छति, भाई ये पृथ्वी भी ऐसे निष्क्रिय लोगों को, जो कुछ नहीं करते, ऐसे लोगों का भार नहीं ढोना चाहती। अगर आपने ना एक संस्कृत का श्लोक पढ़ा होगा, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणम न खादनपि जीवमानः तद भागधेयम परमम पशुना, मतलब कुछ नहीं करते, साहित्य संगीत कला कुछ नहीं, बस ऐसे पशुओं की तरह जीवन है उनका, बस ये है कि वो पशुओं के जैसा जीवन बिताते हैं। और इसी के साथ एक बताते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते भुवि भारभूतः मर्त्य लोके, वो जो है भुवि भारभूतः चरंती, मतलब इस तरह से पशु के रूप में वो घूमते हैं पूरे पृथ्वी पर, कुछ भी नहीं है, ना विद्या न तपस्या न धन न दान, कुछ नहीं, तो वो क्या है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, मनुष्य के रूप में पशु के समान है उनका जीवन। तो ऐसी लोगों को नहीं पसंद करती पृथ्वी। ईदृशा जनः कस्मै अपि न रोचन्ते, ऐसे लोग किसी को भी पसंद नहीं आते, ना वह कश्चित तेभ्यः आश्रमयम् एव दातुम् इच्छति, और ना पृथ्वी उनको आश्रय देना चाहती है। क्यों देगी आश्रय ऐसे लोगों को? ते यत्र यत्र गच्छन्ति ततः एव बहिष्क्रियन्ते, वे लोग जहां जहां जाते हैं वहीं से बाहर निकाल दिए जाते हैं। पितरौ अपि एतादृशान तनयान न अभिनंदतः, माता पिता भी ऐसे बच्चों का स्वागत नहीं करते, उनको भी नहीं अच्छा लगता बच्चे पढ़े रहे सारा दिन। अतः अस्माभिः आलस्यं विहाय सर्वदा एव समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः, इसलिए हमें आलस को छोड़कर हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। यानी जब आपकी एज में कई बच्चे होते हैं जो पढ़ते नहीं है, वैसे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, तो आपके फिर माता पिता आपको कहते हैं भाई टाइम नहीं वेस्ट करो, ये 2-3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, तो आप लोगों को कभी कभी बुरा लग जाता है, लेकिन वो कहे बिल्कुल सही रहे हैं, समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। देखिए अब इसमें ये समय के विषय में हो गया ना, तो अब देखो ये वही पैटर्न में चलेगा, हाफ मार्क ईच क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में। पितरौ एतादृशान कान न अभिनंदतः। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ऐसा कभी नहीं सोचना कि भाई अपठित गद्यांश पहली लाइन से पहला क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं इसमें से कहीं से भी आ सकता है पहला क्वेश्चन। अब देखिए ये लास्ट, ऑलमोस्ट लास्ट लाइन से है, पितरौ एतादृशान कान, तो पितरौ शब्द ढूंढ लिया, एतादृशान भी दे रखा है और अभिनंदतः भी दे रखा है, तो बचा क्या, तनयान। ये है आपका उत्तर पहला, तनयान। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर एक पदेन का। ठीक है ना। अब दूसरा, कह विनष्टः परावर्तयितुं न शक्यते, कौन ऐसी चीज है जो नष्ट होकर दोबारा नहीं आ सकती। वैसे देखो समझदारी, आपने अगर पढ़ लिया तो तुरंत आपको आ जाएगा समझ, समय यहाँ। अच्छा फिर भी नहीं आता तो देखो यहाँ दे रखा ना, समय यहाँ विनष्टो अपि न परावर्तितुं शक्यते, तो आंसर क्या होगा, समय यहाँ, बिल्कुल क्लियर है, और ऐसी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में समय के जैसे। समय बड़ा बलवान कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि समय
बहुत बलवान है। ये हो गया आपका एक पदेन का दूसरा पार्ट। तीसरा, का निष्क्रियाणाम भारम वोढुम न इच्छति। कौन, जो निष्क्रिय लोग होते हैं उनका भार नहीं ढोना चाहती। नहीं चाहती कैसे पता? का स्त्रीलिंग, ये कहा था पुल्लिंग। कौन नहीं चाहती? देखिए, वैसे तो आपको क्लियर है, जो बिल्कुल समझदार बच्चे हैं ना, अलर्ट होके जिन्होंने पढ़ा है, उनको पता चल जाएगा भूमि। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ आ रही ट्रिक तो मैं बताती हूँ। ये देखिए, निष्क्रिय नाम हो गया और भारम हो गया, वोढुम न इच्छति, सारा हो गया ना, बच क्या गया? भूमिरपि। एतादृशा नाम लिख भी लिया तो कोई वो नहीं है, पर एक ही शब्द में उत्तर देना है तो भूमिरपि इसको लिखना है आपने। ये हो गया आपका उत्तर एक पदेन का तीसरा। ठीक है। किम विहाय समय से सदुपयोग कर्तव्य। किस चीज को छोड़कर समय का सदुपयोग करना चाहिए? तो किस चीज को छोड़कर? तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये शब्द आए कहाँ पर है। ये शब्द कहाँ पर आए हैं, ये देखिए, समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः विहाय। तो किस चीज को छोड़कर? आलस्यम विहाय। कहते हैं ना, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः। तो ये हो गया चौथा, आलस्य। ये इसका उत्तर है। ये हो गए 4 उत्तर आपके एक पदेन। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं पूर्ण वाक्य पर। पूरे वाक्य में देना, जो कि 2 मार्कर है क्वेश्चन, 4 नंबर का आता है ये। तो केशाम जन्म निरर्थकम भवति। किन का जन्म निरर्थक है? ऐसे कौन है जिनका जन्म ही निरर्थक होता है? किनका जन्म निरर्थक है? तो आप जन्म और निरर्थकम देखो, ये जन्म निरर्थकम। तो अब ये कई बच्चे देखकर, हाँ, तेषाम जन्म निरर्थकम, ये उत्तर नहीं है भाई। इसमें कहाँ कंप्लीट हो रही है बात? ये तो खाली सर्वनाम है। उनका जन्म निरर्थक होता है। इस क्वेश्चन में पूर्ण वाक्य में पूरी बात कहनी है, तब मिलेगा पूरा, पूरे 2 नंबर मिलेंगे तब। तो पूरा कहिए। देखिए, आप देख लो, न धर्मम आचरन्ति, न धनम उपार्जयन्ति, और तेषाम जन्म निरर्थकम भवति। ये आप पूरा लिखो और फिर देखो क्या ये बात को सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को? बिल्कुल कर रहा है, तो यही उत्तर होगा, तभी तो 2 नंबर मिलेंगे आपको, नहीं तो नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अगर आप खाली लिख देंगे तेषाम जन्म निरर्थकम, तो ऐसे उत्तर से तो कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। आप ये लिखकर देखो, पूरा सेटिस्फाई हो रही है पूरी बात? हाँ, हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, पिंक में जो हाईलाइट किया। ऐसे ही अन्येषां वस्तूनाम् अपेक्षया समयः किमर्थम अधिकः महत्वपूर्णः मूल्यवान च। दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा समय किस लिए, किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए, अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। अच्छा, अब ये कई बच्चे ये सोचेंगे भाई हमें तो ये पता ही नहीं है प्रश्न का अर्थ क्या है। देखिए, आपको ना इसी चैनल पर सर्वनाम की प्लेलिस्ट है, जिसमें प्रश्न निर्माण समझाया गया किम शब्द के रूप। ये हर जगह प्रश्न निर्माण का, वैसे तो प्रश्न 9th और 10th में फर्स्ट टर्म में था, सेकेंड टर्म में एज सच नहीं है, लेकिन कोई प्रश्न भी आपको समझना हो तो इनके रूप आपको आने चाहिए। तो उन वीडियोस को आप दोबारा से देख सकते हैं, जिसमें ये सारे शब्द आपको समझाए गए हैं प्रश्न वाले। तो आपको प्रश्नों को समझने में आसानी होगी। किमर्थम यानी किस लिए। अन्येषां वस्तुनाम अपेक्षया, दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा समय किस लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। तो क्यों है मूल्यवान? देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, पूरी बात इन्होंने बता दी यहाँ पर कि अन्य जो वस्तुएं हैं उनके साथ क्या होता है। अन्यानि वस्तूनि विनष्टानि पुनरपि लब्धुम शक्यन्ते। दूसरी वस्तुएं नष्ट होने पर भी दोबारा प्राप्त की हो जा सकती हैं, परम समयो विनष्टो न केनापि उपायेन पुनः परावर्तितुम शक्यते। सारी चीजें हमें प्राप्त हो सकती हैं दोबारा से,
लेकिन समय ऐसी चीज है जो दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है, इसीलिए इसको नहीं बर्बाद करना चाहिए। ये याद रखिएगा। ये था पहला प्रश्न, ठीक है, और ये हो गया दूसरा उत्तर। ये हो गए ना, 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। भाषिक कार्य देखते हैं अब। यावान कालः निरर्थकः गतः सः गतः एव इति वाक्ये अव्यय पदम किम इति चित्वा लिखत। अव्यय का यानी जो कभी नहीं बदलते, रूप वैसे ही रहता है, इसके कोई ना विभक्ति वचन ना धातु रूप, कुछ नहीं होता, ठीक है। अब क्लास 10th में तो फर्स्ट टर्म में अव्यय का अलग से क्वेश्चन था, लेकिन इवन 6 to 9th में भी बच्चों को ये सब करवाते हैं, सारे ही स्कूल्स में अव्यय शब्द यानी जो कभी बदलते नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर यावान कालः, ये तो सब शब्द है संज्ञा जिनमें कुछ ना कुछ रूप लगा है, निरर्थकः, गतः, सः गतः, एव, ये रहा देखिए एव, इसका तो ना कोई वचन है ना विभक्ति है, तो इसीलिए ये हो गया अव्यय शब्द, ये है उत्तर इसका, ठीक है। तो ये आप देखो ना, अपने आप में एमसीक्यू हो गया, अलग से क्या देना है एमसीक्यू, पूरे हो तो गया, इतने सारे शब्दों में से एक चुनना है आपको। सदुपयोगः इत्यस्य पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। सदुपयोग का ऑपोजिट, इस शब्द का आपको विलोम ढूंढना है, ऑपोजिट ढूंढना है। देखो ध्यान से पढ़ा होगा तो बिना देखे ही वो बता सकते हैं बच्चे, कहीं ना कहीं दुरुपयोग शब्द आया था, ये रहा ना सदुपयोग, ये जो लोग बिना कुछ किए घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा आपसे, पूछा है सदुपयोग का ऑपोजिट क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, व्यर्थ दे रहा, देखिए दुरुपयोग, सदुपयोग का ऑपोजिट दुरुपयोग, ये है इसका उत्तर। फिर अनेके जनाः इत्यत्र विशेष्य पदम किम, अभी आपको समझाया था पिछले उसमें, विशेष्य यानी जिसके बारे में बात हो रही है, विशेषण जो उस बात को समझा रहा है कि उसमें क्या विशेषता है। जैसे अनेके जनाः इत्यत्र विशेष्य पदम किम, बहुत सारे लोग, इसमें से विशेष्य कौन सा है, कैसे लोग, बहुत सारे लोग, तो किसके बारे में बात हो रही है, लोगों के बारे में, इसीलिए उत्तर हो जाएगा अनेके, ये है आपका उत्तर विशेष्य, ठीक है। फिर पुत्रान इत्यस्य कृते गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम। पुत्रान, पुत्र के लिए और कौन सा शब्द यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, देखो पुत्र के लिए क्या आया है, ये रहा तनयान, माता पिता भी ऐसे पुत्रों को, ये हो गया आपका उत्तर तनय, ठीक है ना। तो 4 में से 3 करने आपने, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। उपर्युक्त गद्यांश से उचितम शीर्षकम, शीर्षक देना है आपने, 1 मार्क का जो होता है। अब देखो आपको मैंने पहले बताया कि या तो पहली लाइन या लास्ट लाइन, देखो पहली लाइन में क्या है, समयः अन्येषां वस्तूनाम अपेक्षया, ये पूरी लाइन लिख सकते हैं, खाली समयः भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, अस्माभिः आलस्यं विहाय सर्वदा एव समस्य सदुपयोगः कर्तव्यः, ये भी लिख सकते हैं, या समयस्य सदुपयोगः भी लिख सकते हैं, समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः, ये भी लिख सकते हैं। कितने सारे ऑप्शन हो गए देखिए आपके पास, है ना। तो इस तरह से अपठित गद्यांश आपको सोच समझकर करना है। आशा है आपको इसको करने की ट्रिक समझ आ गई होगी। अब इसके बाद ये आपकी एनसीईआरटी की ही बुक है, आप अपने आप इसी पैटर्न से इन सब गद्यांशों को कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी आपको जैसे कुछ हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ पर्टिकुलर डाउट है तो मैं उसको जरूर सॉल्व करने का प्रयत्न करूंगी। और मेरे हिसाब से इससे कक्षा 10वीं का भी कार्य हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं दूसरी वीडियो लगता है आपको तो मुझे बताइएगा, मैं जरूर बनाऊंगी, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है बेटा। और सब वीडियोस को देखें,
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।